हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के साथ यह समझेंगे कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है और कैसे एक ऐसी करंट पैदा करता है जिसकी डायरेक्शन लगातार बहुत तेजी के साथ बदलती रहती है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपके मन में एसी जनरेटर की वर्किंग और करंट की डायरेक्शन को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एसी जनरेटर होता क्या है। एसी जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट या पावर मिलती है। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है। चलिए एसी जनरेटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को 3D एनिमेशन के साथ समझते हैं। सबसे पहले आइए कॉइल एबीसीडी के एक रेक्टेंगुलर लूप को लेते हैं जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और यह कॉइल अपनी एक्सिस पर फ्रीली घूम सकती है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। जब हम कॉइल को किसी बाहरी फोर्स की मदद से घुमाते हैं तो कॉइल के रेक्टेंगुलर लूप से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगता है। इसीलिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि यह एक क्लोज्ड लूप है तो यह ईएमएफ कॉइल में करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चलिए आर्म एबी पर करंट की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। आर्म एबी में जब हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल को अप्लाई करते हैं जिसमें 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, थंब कॉइल पर लगाए जाने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो अभी ऊपर की ओर है, फिर मिडिल फिंगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर इंडिकेट करेगी जो कि इंड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन को दिखाती है। लेकिन जब यह सेम आर्म एबी घूमकर दूसरी तरफ जाएगी और ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगी तो अगर एक बार फिर हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगाएं जिसमें 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, थंब कॉइल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो कि इस बार नीचे की ओर है और इस बार मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर दिखाती है जो कि पिछले केस के बिल्कुल ऑपोजिट है जब आर्म ए बी ऊपर की ओर मूव कर रही थी। और ऐसा ही हमें आर्म सीटी के साथ भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार कॉइल के 180 डिग्री रोटेट होने के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और कॉइल के आर्म एबी और सीडी में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। तो अब हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसमें करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन लगातार बदल रही है और इस तरह की करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कॉइल को रोटेट भी करना है और इस इंड्यूस करंट को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज भी करना है। तो अब हम इस घूमती हुई कॉइल से अल्टरनेटिंग करंट को कैसे बाहर लेकर आएं? तो चलिए ऐसा करने के लिए इस लूप को ब्रेक करते हैं और इसे आउटपुट सर्किट से कनेक्ट करते हैं जिसमें लोड कनेक्टेड है। अब अगर हम कॉइल को घुमाते हैं तो आउटपुट सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा, साथ में ही कनेक्ट किए गए लोड से भी करंट फ्लो होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि अल्टरनेटिंग करंट को आउटपुट सर्किट से लगातार फ्लो कराने के लिए आउटपुट सर्किट का कॉइल के आर्म एबी और सीडी के साथ लगातार कांटेक्ट में रहना जरूरी है। लेकिन इस अरेंजमेंट के साथ अगर हम कॉइल को घुमाने की कोशिश करेंगे तो कॉइल घूम नहीं पाएगी और सर्किट भी ट्विस्ट होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं। पहली स्लिप रिंग कॉइल के आर्म एबी के साथ आउटपुट सर्किट वायर का कंटिन्यूअस कांटेक्ट बनाए रखती है। क्योंकि अब आर्म एबी स्लिप रिंग S1 के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है तो अब अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो आउटपुट सर्किट वायर स्लिप रिंग की सरफेस पर स्लिप करेगी और साथ ही कांटेक्ट को भी बनाए रखेगी और इस प्रकार कॉइल के घूमने के साथ आर्म एबी और आउटपुट वायर में कांटेक्ट बना रहेगा। उसी तरह की एक और स्लिप रिंग S2 घूमती हुई कॉइल की आर्म सीडी और आउटपुट वायर के बीच कांटेक्ट को बनाए रखती है। अब अगर हम कॉइल को घुमाते हैं तो आउटपुट सर्किट के साथ कॉइल की रोटेटिंग आर्म्स के बीच लगातार कांटेक्ट बना रहेगा और इस प्रकार हम रोटेटिंग कॉइल में पैदा होने वाली अल्टरनेटिंग करंट को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाएंगे। इसलिए स्लिप रिंग को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के रूप में डिफाइन किया जाता है जो फिक्स और रोटेटिंग सर्किट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन में मदद करती है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल वायर और एक रोटेटिंग स्लिप रिंग के बीच सही संपर्क होना आसान नहीं होता। यही कारण है कि हमें ग्रेफाइट से बने फिक्स कार्बन ब्रशेस B1 और B2 की जरूरत पड़ती है जिस पर स्लिप रिंग स्लाइड होकर रोटेटिंग कॉइल और आउटपुट सर्किट के बीच परफेक्ट कांटेक्ट को बनाए रखती है। इस तरह कार्बन ब्रश स्मूथ कांटेक्ट बनाते हुए पूरे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो जारी रखता है। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश को पुश करता है
जिसकी मदद से स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश के बीच लगातार कांटेक्ट बना रहता है। इसीलिए कार्बन ब्रश को एक डिवाइस के रूप में डिफाइन किया जाता है जो स्टेशनरी वायर्स और रोटेटिंग पार्ट्स के बीच स्मूथ और परफेक्ट कांटेक्ट बनाए रखता है। आमतौर पर रोटेटिंग शाफ्ट्स में इसका यूज देखने को मिलता है। क्योंकि कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट से बने होते हैं, इनमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से यह कांटेक्ट पर फ्रिक्शन को भी कम करते हैं। इस प्रकार एक बेसिक एसी जनरेटर काम करता है और हमें एक ऐसी करंट बना के देता है जिसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में रिवर्स होती रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह के 3D एनिमेशन के साथ आप कॉन्सेप्ट्स को और आसानी से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपकी मदद करती है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।